तो देखते हैं अगला केस इक्वेटोरियल पोजीशन का। मैंने थोड़ा सा फायदा पिछले लिखे हुए नोट्स का ही उठा लिया है, थोड़ा सा चेंज किया है। एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल हो गया, एंड ऑन की जगह ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या हम इसे ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। डेरिवेशन करने का तरीका हमेशा की तरह पहले लेट लिखेंगे। लेट में हमने क्या लिखा है, जो फिगर में बताया है। क्या बताया है? माइनस क्यू प्लस क्यू मिलाकर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, सेपरेशन 12, सेंटर से राइट साइड BL, लेफ्ट साइड BL, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमने डिस्टेंस कंसीडर किया है R। तो करने का तरीका फिर से वही, कॉन्सेप्ट फिर से वही, जैसा कि आपने पिछली डेरिवेशन में देखा। हम फिर से ड्यू टू प्लस चार्ज, ड्यू टू माइनस चार्ज सेपरेट निकालेंगे और उसको कंबाइन कर देंगे। ये पहले का ही लिखा हुआ है, उसी का हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास इस चार्ट से और इस चार्ट से ये डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ने जा रही है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए अगर मैं इसे बता दूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री है, तो ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका है। पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर R बेस L, तो ये डिस्टेंस हो जाती है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस भी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। अब हमारा काम है प्लस क्यू से फील्ड को निकालना। एक बार डायरेक्शन मान लेते हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। तो फर्स्ट की वजह से जो E1 होगा पॉजिटिव से, कैसे आपको बताया था ना मेथड, याद है? जस्ट इमेजिन, किसको? टेस्ट चार्ज को, बिल्कुल टेस्ट चार्ज इमेजिन करो। प्लस क्यू नॉट, प्लस वाले से वो रिपेल होगा अवे। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी आप जानते हैं, अवे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई E1 वेक्टर की, ठीक है। ऐसे माइनस से लेंगे तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स, अट्रैक्ट करता है टेस्ट चार्ज को, तो यहाँ पर ये टुवर्ड्स में E2 वेक्टर आ गया, टुवर्ड्स। अब इनके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं साथ साथ, ताकि ज़्यादा साइड ना चले जाएं हम लोग। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस इस बार अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर, यानी रूट और स्क्वायर दोनों झगड़ जाते हैं एक दूसरे से, काट देंगे एक दूसरे को, और हमें मिलेगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको आप नाम देते इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। उसके बाद छोटा सा मैजिकल वर्ड एक यूज कर लेते हैं, सिमिलरली, क्योंकि वैल्यू सेम आने जा रही है, डिस्टेंस सेम है दोनों चार्जेस से, तो डायरेक्टली लिख लेंगे, ज़्यादा स्क्वायर करके अंडर रूट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी वही आ गया। तो अब तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड तो मिलके क्या बता रही है हमें कि E1 इक्वल टू E2 है। इसे आप चाहो तो E अज्यूम कर सकते हो जरूरत पड़े तो, ठीक है। अब बात आती है इनको कंबाइन करने की, तो कंबाइन करने का खेल देख लेते हैं। हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लॉस लगेंगे, सेम डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन में ऐड। सेम डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं, तो अपोजिट डायरेक्शन बनती है। फिर इसके अलावा उसको हम सब्ट्रैक्शन में लेते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो उसके बाद जो केस बचता है वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बचता है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। बट उसके लिए एंगल पता होना चाहिए, और एंगल हमें पता नहीं है, या है? कुछ लोगों को लगता है जी ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिस्टेंस मैंने सिर्फ फिगर समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया, अदरवाइज दिस इज वेरी स्मॉल, छोटा होता है ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये 90 नहीं मिलेगा आपको। यानी यहाँ पर हम अंडर रूट वाला फॉर्मूला भी, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा पाएंगे। तो उसके बाद फिर और क्या मेथड बच जाता है? इसके बाद हमारे पास सिर्फ आखिरी मेथड बचता है, सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें एंगल का रेफरेंस लेना होगा। अगर मैं माइनस क्यू प्लस क्यू की लेंथ के अबाउट एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, और मैं मान लेता हूँ कि दिस इज द एंगल थीटा, ये एंगल थीटा मैंने अज्यूम किया, तो ये एंगल थीटा यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर भी थीटा बन जाएगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मालूम है ना सबको, छोटी क्लास में पढ़ा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हो गया थीटा। ऐसे ही ये ट्राइंगल है, इसमें ये साइड और ये साइड आमने सामने वाली बराबर, तो आमने सामने वाले एंगल भी बराबर, ये भी छोटी क्लास की प्रॉपर्टी है हमारी। तो थीटा, ये अल्टरनेट एंगल से थीटा हो जाता है। और अब कॉन्सेप्ट रिजोल्यूशन का, रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट याद है ना, पढ़ा है 11वीं क्लास में। क्या करते हैं, अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और उसके रेफरेंस पर एक एंगल लाइन पर मालूम है, तो उस लाइन पर बनाते हैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
E1 से टूटा, E1 cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर जाता है, इसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर में एक डायरेक्शन नीचे भी मिलती है हमें, एक डायरेक्शन ऊपर भी मिलती है। आप बताएंगे कौन सी? वो डायरेक्शन ली जाएगी जो हमारे वेक्टर को, जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, उसको इन बिटवीन मैनेज करवा दे। तो E1 cos थीटा के लिए जो E1 sin थीटा होगा वो आपका इधर आना चाहिए, इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद E2 को रिजॉल्व कर लेते हैं। E2 को इधर थीटा पर रिजॉल्व करेंगे तो फिर से इधर मिलेगा हमें एक E2 cos थीटा, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट पहले की ही तरह नीचे लाना होगा, E2 sin थीटा। अब देखो जरा मजेदार बात, जब हमने E1 को रिजॉल्व किया तो ये दो मिले और ये खत्म हो गया। अब इसको भूल जाएंगे यहाँ से, इसको अब हम यहाँ से भूल जाएंगे। ऐसे E2 को भी भूल जाएंगे, ये दो कंपोनेंट मिले। इन दोनों कंपोनेंट में E1 और E2 तो बराबर है, E मान लिया हमने उसको। तो अगर E1 और E2 बराबर हैं, sin थीटा तो ऑलरेडी बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर। ये दोनों ऑलरेडी खत्म हो गए थे, यानी यहाँ पर हमें सिर्फ नेट ये दोनों के एडिशन से मिल जाएगा, एडिशन से, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। थोड़ा सा जैसा कि हम बोर्ड एग्जाम में सिस्टमैटिक वे में करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बता देंगे कि ऑन रिजॉल्विंग, रिजॉल्व किया था हमने E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर को, वी गेट वर्टिकल कंपोनेंट्स विच कैंसिल ईच अदर। इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन थे? E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, इन्होंने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, विच कैंसिल ईच अदर। देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M, वो हमें बचे हुए दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के एडिशन से मिल जाएगी। तो E इक्वेटोरियल बोल रहा हूं मैं इस बार इसको, ये मिलेगा हमें E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमने दोनों को E कहा था, आप चाहो तो इसको ट्वाइस ऑफ E cos थीटा कह दो। उसके बाद वैल्यू रख लो, और अगर नहीं भी बोलते हैं तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही है, हम तो डायरेक्टली रख लेंगे, और आपकी मर्जी है। यहाँ E1 ही रहने दो, E1 E2 में से कॉमन करके E1 कर लिया, 2 E1 cos थीटा था। E1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू दिख रही होगी 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। रही बात cos थीटा की, तो cos थीटा के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री बैठी है हमारी, बता देती है हमें ट्राइंगल से वैल्यू। ये ट्राइंगल है, इसमें ये थीटा है, सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस l, हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट, जिसका मतलब होता है पावर 1/2। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1/2, बेस सेम, पावर डिफरेंट, कर देते हैं पावर्स को ऐड, बिल्कुल। तो 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 1 और 1/2, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हो गई 3/2, और साथ में यहाँ कितना l, l के साथ एक और है 2, उसको यहाँ साथ में ले लेंगे। साथ में लेने का फायदा क्या? बिल्कुल ये बन गया फिर से पहले की तरह 1/4πε0 p बन गया, p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल एट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब इसको पहले की तरह थोड़ा सा सिंपल बनाने की जरूरत है, तो हम जाएंगे किसके पास? शॉर्ट डाइपोल के स्पेशल केस के पास। शॉर्ट डाइपोल, और शॉर्ट डाइपोल जहां आपको बताया है बिकॉज r स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन l स्क्वायर, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग l स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया तो आपको क्या मिला? E इक्वेटोरियल 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर प्लस 0 पावर 3/2, पावर से पावर कट गई और हमारा फॉर्मूला हमें मिल चुका है। E इक्वेटोरियल 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। ये भी वही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस के क्यूब के साथ ये इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे पहले की तरह, तो इन वेक्टर फॉर्म E इक्वेटोरियल को मैंने बनाया वेक्टर, हमारे फॉर्मूले को पकड़ा 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब है, और पहले की तरह p यहाँ पर वेक्टर है, तो इसका रेफरेंस तो जरूर लेंगे। बट यहाँ देखेंगे कुछ खास बात है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो दोनों की सेम डायरेक्शन E इक्वेटोरियल इस तरफ होगा।
जबकि डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, माइनस से प्लस। तो जरा सिर्फ इसको देखो, बाकी सारे फिगर को भूल जाओ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपके राइट हैंड साइड में है, इक्वेटोरियल वेक्टर आपके लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, एग्जैक्टली अपोजिट। तो अपोजिट को बताने के लिए मुझे इसे माइनस लेना होता है, वो माइनस मैंने यहाँ दिखा दिया। और इससे ये भी पता चला, ये तो हमारा फॉर्मूला बन ही गया वेक्टर फॉर्म का, इससे ये भी पता चला कि दिस टाइम इक्वेटोरियल इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। यानी कि अगर दोनों के बीच में किसी ने एंगल पूछ लिया आपसे तो आपको बताना होगा 180 डिग्री। और एक खास नोट मैं आपको दे रहा हूं, नोट समझते हैं ना, नोट की इंपॉर्टेंस। नोट ये है कि अगर आप पुराने वाले फॉर्मूले इक्वेटोरियल एक्सियल वाले से रिलेट करेंगे तो वहां एक 2 बैठा था, वहां 2, यहाँ 2 नहीं है। रेशियो करेंगे तो उधर से 2/1 रेशियो आएगा कि अगर आपसे ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल का रेशियो किसी ने मांगा तो आप डायरेक्ट देंगे 2/1, या आप कह सकते हैं ई एक्सियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, दोनों डेरिवेशन लगभग एक जैसी है। इसमें थोड़ा एडिशनल रिजोल्यूशन का वर्क जरूर आ रहा है। रिजोल्यूशन के वर्क को समझने के लिए आप चाहो तो इसका एक सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं। मान लेते हैं पॉइंट पी है, यहाँ पर हमारे पास एक E1 था, यहाँ एक E2 था। उनके रेफरेंस पर हमें जो एंगल ट्रांसफर होकर मिल गया था वो इधर भी थीटा था और इधर भी थीटा था। तो E1 को रिजोल्व करने पर हमें इधर मिला था E1 cos थीटा वेक्टर है ये, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट गया था ऊपर E1 sin थीटा। E2 को भी रिजोल्व किया तो इधर मिला था E2 cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया था नीचे E2 sin थीटा। और उसके बाद फिर इन दोनों को हम भूल गए थे। क्यों भूल गए? रिजॉल्व होने के बाद ये दो वैल्यूज में स्प्लिट हो जाते हैं, तो अब इनके सिंगल वैल्यू की जरूरत हमें नहीं है। तो फिगर हमारा सिंपल सा यही है, E1 और E2 sin थीटा वाले कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया, खत्म हो गए। तो बचे ये दोनों सेम डायरेक्शन में पीछे की तरफ आ गए। उन्होंने ही हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाया है। डेरिवेशन है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा डरा सकती है, बट ऐसी भी नहीं कि आपको पूरी तरह हमेशा डरा कर रखे। 3 बार 4 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आखिरी वाली प्रैक्टिस आपकी अगर बिना देखे हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, आप लोग को ही मजा आ जाएगा, आप लोग के एग्जाम के लिए तैयार भी हो जाएगी। थोड़ा सा बीच बीच में रिवाइज करना पड़ेगा, और ये डेरिवेशन आपको किसी तरह का परेशानी में नहीं डालने वाली फिर। लेकिन डेली बेसिस पर पढ़ाई करना जरूरी है, उस बात को कभी ना भूलें। ठीक है, इसको प्रिपेयर करके रखेंगे, आपको अपने एग्जाम में मिल जाती है, स्कूल के एग्जाम में भी मिल जाएगी, और बोर्ड एग्जाम में भी इसके आने के काफी चांसेस हैं। तो आप इसे आराम से नोट कर लेंगे। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।